लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाला हूं जो राजनीति में पहली बार आए, अपने दम पर आए, बगैर किसी बैकिंग के आए, और जब आए तो इस धमाके के साथ आए कि आज 3.5 पौने 4 साल के कार्यकाल में वो एक बहुत बड़े पद के मंत्री भी बन चुके हैं। पहली बार सांसद बने और पहली बार में मंत्री बने, और ये उनकी काबिलियत है, ये उनकी खासियत है कि वो जब निशाना लगाते हैं तो निशाना चूकता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब की। राठौड़ साहब प्लीज, मोस्ट वेलकम। कर्नल साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। इस सरकार के वो युवा मंत्री, वो युवा चेहरा जो चेहरे से भी चमकदार है, काम से भी खनकदार है, और सबसे बड़ी बात है कि जब ये बोलते हैं तो खुलकर बात करते हैं। थैंक यू सो मच कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने याद करा। आजकल काम ज्यादा होगा? बहुत काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2018 भारत के लिए द ईयर ऑफ स्पोर्ट्स होगा। राष्ट्रमंडल खेल हैं, एशियन गेम्स हैं, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हैं, खेलो इंडिया कॉलेज गेम्स हैं, नेशनल टैलेंट हंट होगा, मतलब सब कुछ होगा इस 2018 के अंदर, और सब कुछ अच्छा होगा। ये मेरे ख्याल से पहली बार है कि जब जो खिलाड़ी है वही खेल मंत्रालय को लीड कर रहा है, कि पहले भी कभी हुआ है? ओलंपियन चैंपियन सीधे खेल मंत्रालय को लीड कर रहा है? नहीं, मेरे को लगता है कि अगर अगर खिलाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, ओलंपिक्स के लेवल की बात करें तो पहली बार है, लेकिन खिलाड़ी तो सभी होते हैं। आप किस चीज के खिलाड़ी है? राजनीति के खिलाड़ी है कि खेलों के खिलाड़ी हैं? राजनीति का तो खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो काम दिया जाता है वहीं तक सीमित रहता हूँ और वो पूरी अच्छी तरह से खेलता हूँ। चुनौती स्वीकार करना मुझे अच्छा लगता है, और देश के अंदर जो काम हो रहा है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको हम सब ने स्वीकार करा हुआ है। आपके पास दो मंत्रालय हैं। आप खेल मंत्रालय के तो हैं ही प्रभारी, आप आईएनबी के भी, यानी हम जैसे लोगों के भी आप सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं। आपकी जो मिनिस्टर हैं वो गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं, उनको काम दिया गया। गुजरात की सांसद हैं स्मृति ईरानी जी। तो काम इसलिए मैंने पूछा कि ज़्यादा होगा क्योंकि उनका ध्यान वहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा होगा। देखिए, स्मृति जी इस मंत्रालय से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, शायद उसी तरह से जिस तरह से मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ। तो स्मृति जी को बहुत समझ भी है और बहुत शानदार वो काम भी कर रही हैं। पुराना राजनीति का तजुर्बा भी है उनको। मुझे एक बहुत अच्छा अवसर मिला कि जेटली जी के साथ काम करने का मौका मिला, वेंकैया नायडू जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो एक तरफ मेरी जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो भी साथ साथ चल रही है। आपको 4 साल हो गए जब से आप सांसद बने, तब से आप मंत्री भी बन गए हैं। इस लगभग 4 साल के कार्यकाल में एक ऐसा लम्हा जब कर्नल राठौड़ को लगा हो कि यार मैं खेल के मैदान में अच्छा था, मैं जो ट्रैप को शूट करता था वो ज़्यादा बेहतर मौका था, गलत जगह फंस गया हूँ, एक ऐसा लम्हा कभी आया हो? नहीं, इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि ऐसा मौका नहीं आया। और कई बार जब इस तरह की चर्चा होती है तो मैं यही कहता हूं कि शायद ये माहौल इस समय राजनीति का ऐसा है जैसे कि कोई सेना की टुकड़ी हो या फिर कोई कंपनी के सीईओज हों जो काम कर रहे हों। बहुत साफ वातावरण है, और उस साफ वातावरण में मेरे जैसा व्यक्ति आसानी से काम कर सकता है। नहीं तो नॉर्मल राजनीति में तो मंत्री तो बनना दूर, टिकट भी नहीं मिलता, कोई सोच भी नहीं सकता। और उस लिहाज से आप भले ही कहेंगे कि मैं इस पार्टी में हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। आप कई सारे नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उठा के देख लीजिए, नए मंत्रियों को देख लीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को अवसर मिला है जो अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे थे और उनको किसी दूसरी पार्टी में अवसर नहीं मिलता, जहां पर सिफारिश होती है या पहुंच की जरूरत होती है या कोई सरनेम की जरूरत होती है। आपने सरनेम का जिक्र कर ही दिया और आजकल ये चर्चा देश में जोरों पर है। लालू यादव जी से मैं कुछ देर पहले इसी मंच पर बात कर रहा था। उन्होंने वंशवादी होने को एक तरीके से फख्र की बात बताई, निर्वंश होने को उन्होंने कहा कि एक तरीके से कलंक है ये जिसके वंश नहीं है, और उन्होंने प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री योगी का नाम भी लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वंशवादी होना, क्या वंश चलाना, क्या वंश के जरिए राजनीति में अपने काम को आगे बढ़ाना, क्या ये गलत है? जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, एक्टर का बेटा एक्टर हो सकता है, तो एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो सकता है? देखिए,
मैं चौथी पीढ़ी हूं सेना में। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे फादर के बड़े भाई, हम सब सेना में हैं। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये वंशवाद है, कह सकता है कोई, जैसे लालू जी ने कहा, या जैसे राहुल गांधी ने विदेश में कहा कि देखिए इस तरह का वंशवाद। हम हर बार अपने इम्तिहान पास करके सेना में जाते हैं, यानी अपने बलबूते में सेना में जाते हैं। अगर अमिताभ बच्चन के बेटे, अगर वो भी फिल्म उस जगत में हैं, तो वो हमारे ऊपर एक तरह से राज नहीं कर रहे। हमारा जीवन उनके हवाले नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर है, जैसा भी है। यहां हम बात कर रहे हैं कि हम सबका जीवन सिर्फ एक परिवार के नाम हो जाए, सिर्फ इसी वजह से कि उनकी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी न होकर एक प्राइवेट कंपनी है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी तरह से ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आ गई है, वो एक तरह से चलती है, उसने एक तरह से राज करती है। और जितने भी निर्णय होते हैं वो उसी तरह से होते हैं कि किस तरह से इस परिवार को फायदा मिल सके। आप तो पत्रकार हैं, और पत्रकार ये सब जानते हैं कि जब यूपीए सत्ता में थी तो सभी पत्रकारों को ये साफ निर्देश होते थे कि आप किसी भी कांग्रेस के राजनेता के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, सिर्फ परिवार के ऊपर नहीं कर सकते। यानी परिवार इज आउट ऑफ लिमिट, उसको आप छू नहीं सकते। ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं। मुझे नहीं पता कि आपको ये किसने कहा, कम से कम मैं जब पत्रकार हूं मुझसे किसी ने नहीं कहा कि आप गांधी परिवार को बख्श दीजिएगा। पर मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने तो 3 चुनाव जीते हैं, और लोकसभा चुनाव जीत क्या है, वो राज्यसभा के जरिए नहीं घुसे हैं, वो एमएलसी बनकर नहीं जीते हैं। वो 4 में, 9 में और 14 में लोकसभा चुनाव लड़े, और उन्होंने आपकी बड़ी स्टार कैंपेनर स्मृति ईरानी जी को चुनाव भी हराया पिछला इलेक्शन में, आपके मंत्री भी हैं जो आज। तो सवाल ये खड़ा होता है, जो आदमी चुनाव जीत कर आ रहा है, जिसकी पब्लिक में जिसको भरोसा है, और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को राहुल गांधी के नाम पर आपत्ति नहीं है, तो राज्यवर्धन राठौर या उनकी पार्टी को क्यों आपत्ति है? नहीं, हमें आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस देश को है। और चुनाव जीत कर आ रहे हैं, ये एक अलग बात है, उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। और उस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2014 के अंदर मुझे सबसे पहली बार मौका मिला, मुझे कहा गया आप अमेठी जाइए। मैं यकीन से बता रहा हूं आपको कि मैंने एक बार मन में सोचा कि ये मुझे कहां भेज रहे हैं, वो तो बिल्कुल स्वर्ग होगा। राहुल गांधी और गांधी परिवार का जो गढ़ है, उसमें कौन जाके कोई खामी निकाल सकता है? आप भी गए होंगे, आप गए हैं अमेठी। मैं कहता हूं कि आप सब देशवासियों को एक बार अमेठी जाके देखना चाहिए कि गरीबी की अवस्था क्या होती है। ये अमेठी में जाके आपको पता चलेगा। जब आप जैसे वहां पत्रकार जाते हैं तो खाने के लिए ढाबा ढूंढना पड़ता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर, वो तक वहां पे नहीं मिलता। इतनी बुरी दुर्दशा मुझे लगता है इसलिए रखी हुई थी इस परिवार ने कि जब कभी कोई युवराज उतरे तो उसको देखकर या उसको छूकर इतना ही वोट के लिए काफी हो जाए। इस तरह का माहौल उन्होंने वहां बनाया हुआ था। चलिए अब बात करते हैं, ये धीरे धीरे अब सब जब हमारी पार्टी दिल्ली में थी, यूपी में कांग्रेस की सरकार कहां रही? 25-30 साल हो गए कांग्रेस की सरकार हुए। तो जो स्थानीय लेवल की सरकारें होती हैं वही तो अमेठी का डेवलपमेंट करेंगी। यहां से बैठकर दिल्ली में भले आपका प्रधानमंत्री हो, क्या आपको लगता है आसान होगा अगर राज्य सरकार आपके साथ नहीं है? अच्छा, आपने ये प्रश्न उठाया, और यही प्रश्न आज गुजरात के लोगों के ध्यान में भी होना चाहिए कि जो 12 साल से वहां लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री के तौर पे थे, तो लगातार केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती थी। सारा पैसा तो केंद्र सरकार से आता है। बिना केंद्र सरकार के एक कोई भी मदद के गुजरात सभी राज्यों के अंदर नंबर 1 बना हुआ था। उसका भी तो कोई कारण होगा, दम होना चाहिए किसी को काम करने का। कागज पे मुख्यमंत्री थे, राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं थे। आप गलत कंपेयर कर रहे हैं सर। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री से भी बड़े थे। आप कहां की बात कर रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ से। और चुनाव अब जो अमेठी के अंदर हुआ, जो निकाय वाला चुनाव हुआ, उसमें भी आप नतीजे देख रहे हैं। जैसे ही अमेठी को दूसरे ऑप्शंस मिलने शुरू हो रहे हैं, उनके पास जो पुराना ऑप्शन था वो खत्म हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, अमेठी जैसी जगह पर राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी हार जाती है, क्या अगला चुनाव जो कि अब 1.5 साल दूर है, क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ने की हिम्मत दिखाएंगे?
ऑप्शंस क्या हैं उनके पास, रायबरेली है, कहां कहां जाएंगे। इस देश के अंदर जिस तरह से आज जागरूकता बढ़ रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया काम कर रही है, मुझे लगता है आने वाले चुनाव बहुत मुश्किल होते जाएंगे ऐसे लोगों के लिए जो एफिशिएंट नहीं है और काम नहीं कर रहे। और मुद्दे इस तरह से जैसे आज हम बात कर रहे हैं इस तरह से और चर्चा में आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी सब लोगों के सामने होगा। आने वाले समय में राजनीति बदल रही है, वो जमाना बिल्कुल चला गया जब आप कुछ ना करे कभी एक बार अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव जीत जाते थे। पर राहुल गांधी को आप इनएफिशिएंट कैसे बोल सकते हैं भाई? आप उन्होंने पंजाब का चुनाव जीता, आपकी सरकार को वहां से उखाड़ के फेंका। और भी नतीजे, गोवा में भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये अलग बात है कि सरकार बीजेपी की बन गई। पंजाब के अंदर भी चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह जी पार्टी से हटना चाहते थे, वो तो अपनी खुद की पार्टी खड़ा कर रहे थे। और ये तो राहुल गांधी इस बात पे टिके हुए थे कि उनको कोई व्यक्ति वहां पसंद था, वो उसको वहां बनाना चाहते थे। देखिए इनकी, ये हम पर्सनल बात पे जा रहे हैं, ज्यादा लंबी देर में इस पे बात नहीं करूंगा कि उनकी जो भी खामियां हैं वो खामियां अब उनके पास रहें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें चाहिए कि एक स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी हो इस भारत के अंदर। जो भी सत्ताधारी पार्टी है उसके सामने एक स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए। आज वो स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है। आज गुजरात में किसी के पास नंबर 2 ऑप्शन नहीं है। आज राजस्थान जो चुनाव आगे आएगा उसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम तो जबरदस्त काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुकाबला तब अच्छा होता है और देश के लिए तब अच्छी बात होती है जब दो प्रतिद्वंदी बराबर के टक्कर के हों। और ये नुकसान है जब लोकतंत्र नहीं है कांग्रेस के अंदर। क्यों सभी की सभी इतने अच्छे हैं, उनके पार्टी के अंदर भी कई सारे लोग अच्छे हैं, क्यों नतमस्तक हो रखे हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जिनकी बड़ी सीमाएं हैं उनके जीवन में। लेकिन ये क्या बात हुई राजवर्धन जी, आपकी पार्टी में आते हैं तो वही आदमी अच्छे हो जाते हैं, उनकी पार्टी में रहते हैं तो बुरे हैं। नारायण राणे को देखिए, जैसे बीजेपी में आए गंगा नहा गए, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं आपकी पार्टी में, जैसे जगदम्बिका पाल है। ऐसा क्यों? आपकी पार्टी में क्या मतलब आपने कोई सफाई अभियान खोला हुआ है कि आइए और नहाइए और साफ स्वच्छ हो जाइए? लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अगर वहां पे लीडरशिप नहीं है तो वो चाहे उसमें कितने भी अच्छे व्यक्ति हों, वो संस्था काम नहीं कर सकती, वो इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर सकता। जब सेना की टुकड़ी युद्ध में जाती है, जब कोई टीम गेम खेलती है, तो टीम का कप्तान, सेना का जो कप्तान है, अगर मजबूत नहीं होगा तो वो टुकड़ी, वो टीम काम नहीं कर सकती। ये आप कह रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी को अपना नेता मान रहे हैं। 2 दिन के बाद उनका बाकायदा ऑफिशियली वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे पार्टी के। बीजेपी का ये कहना है, पर कांग्रेस के अंदर से आवाज नहीं आ रही है। किसी भी पुराने बड़े नेता ने नहीं कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। नहीं, हम कौन सा बदलना चाहते हैं, हम तो सिर्फ जनता को बताना चाहते हैं वो अच्छा है वैसे ही रहें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई दूसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी जो मजबूत हो जाएगी। हम तो जनता को यह बताना चाहते हैं कि आज गुजरात में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और किस तरह का ऑप्शन आप चुनेंगे, जहां पर आप उन्होंने खुद अपने चुनाव को आउटसोर्स कर रखा है कुछ लड़कों को, और एक तरफ विकास का मखौल उड़ाते हुए तो मैंने आज तक कोई कैंपेन नहीं देखा। उन्होंने अपना सबसे पहला जो कैंपेन था वो डेवलपमेंट का मजाक उड़ाते हुए बनाया। ये सत्ताधारी पार्टी हो सकती थी क्या कभी? उसके बाद उनके पास कोई लीडर नहीं है आज गुजरात के अंदर, उन्होंने लीडर बाहर से लेकर आए हैं। विकास की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ जातिवाद के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। और जातिवाद के अंदर भी जो उनकी डील हुई है वो संविधान को मानते हुए आप जरा सच सच बता दीजिए कि क्या डील हुई है, कितने परसेंटेज आप देने वाले हैं। अभी क्यों घबराते हैं चुनाव से पहले बोलने के लिए हम इतने प्रतिशत हम रिजर्वेशन करेंगे? अगर हिम्मत है तो बोल दीजिए। नहीं राजवर्धन जी, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। मैं पिछले 18-20 साल से भारतीय राजनीति को कवर कर रहा हूं। मैंने आपकी पार्टी के भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखा है और पार्टियों का भी देखा है। जब सीईसी बैठती है, इलेक्शन कमेटी आपकी, तो वो हर सीट पर जातीय समीकरण को देखती है, और जब कैंडिडेट को उतारा जाता है तो उन्हीं जातीय समीकरणों के आधार पर टिकट दिया जाता है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी क्योंकि हार्दिक और जिग्नेश के साथ खड़ी हो गई है तो वो जातिवादी पार्टी हो गई? देखिए, ये इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे मुद्दे क्या हैं। उनका मुद्दा ही जातिवाद है।
गुजरात के अंदर, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। जातिवाद मुद्दा है, हमारा मुद्दा डेवलपमेंट है। और अभी तक जितने साल गुजरात में रहे, डेवलपमेंट पे काम हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि केंद्र सरकार अपोजिशन में थी और अपोजिशन के बावजूद वहां पे काम हुआ। और यही चीज आज देश भर में हो रही है। अगर बड़े निर्णय ले रहे हैं हम, तो निर्णय चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं ले रहे। मजाल है किसी कोई भी आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ हो जिसने नोटबंदी करी हो। चुनाव के डर से इंदिरा गांधी ने कहा कि हम नोटबंदी नहीं करेंगे। मजाल है किसी की जो कर दे कि जीएसटी हम सोच तो सकते हैं, हाँ फिलोसफिकली जीएसटी अच्छा है, लेकिन उसको हम लागू नहीं कर सकते। ये लागू करने वाली पार्टी है। हमले होते रहते थे सरहद पार से, और सेना अपने आप अपने रिस्क पर सरहद पार करके स्ट्राइक करके वापस आती थी, अपने रिस्क पर। कभी किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं पीछे बैठा हूं, मैं इजाजत देता हूं, मैं हुक्म देता हूं कि जाइए और स्ट्राइक करके आइए, और कुछ मीटर अंदर नहीं जाके पूरे कई किलोमीटर अंदर जाके स्ट्राइक करके आइए। आप ये सोचिए, सबने कहा कि साहब ये आप सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा यूपी में उठा रहे हैं। अरे जनाब, आपने कभी सोचा कि वो सारे के सारे अंदर पाकिस्तान में अगर पकड़े जाते तो चुनाव का क्या होता? ये हिम्मत होनी चाहिए कि जो सही है वो करके रहेंगे, चाहे चुनाव हो या नहीं हो, जो देश के लिए हित में है वो करके रहेंगे। एक ऐसी पार्टी चाहिए। क्या मुद्दा हुआ? डेवलपमेंट मुद्दा हुआ कि इस देश को जिस हाल में अभी है उस हाल से बाहर निकाल के ही रहना है, चाहे सत्ता में हम आए या नहीं आए। क्या आज तक कोई ऐसी पार्टी आई? तो कर्नल साहब, आपके विरोधी ये कहते हैं कि नोटबंदी में तो सरकार पूरी तरीके से विफल रही। जिन 4 बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था वो आज भी है। ब्लैक मनी आज भी है, आतंकवाद आज भी चल रहा है। कैसे आप कह सकते हैं कि नोटबंदी कर कर आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई? पुलिस भी आज है, गुंडे भी आज भी हैं, तो यानी पुलिस ने कोई काम ही नहीं करा आज तक? ये किसने कह दिया कि आप एक कदम उठाएंगे और उससे एकदम जादू की छड़ी की तरह सारा सब कुछ साफ हो जाएगा? कम से कम आप ये तो मानिए कि हमने कदम उठाया, और बिना घबराहट के कदम उठाया। अगर हम कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है कि अगर विदेश में पैसा भेजोगे 10 साल जेल में ठोकेंगे अंदर, तो इतना तो मान लीजिए कि हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है जिसका पैसा। ये तो राहुल गांधी भी कहते हैं कर्नल साहब कि फैसले आप लेते हैं लेकिन पूछ के नहीं लेते हैं। एक व्यक्ति तय कर लेता है और पार्टी को लागू कर देता है। ये गलत फहमी है। मैं आपको वाकई में, अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया तो वाकई में मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति हैं जो निर्णय लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति जरूर ऐसा है जो एक बार जो निर्णय ले लिया गया हो उसको लगातार पीछे पड़ते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कल तक क्या हुआ, परसों क्या हुआ, मेरे को फीडबैक चाहिए कि अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। ये जरूर है, काम निकालना उनको पूरा आता है, लेकिन निर्णय लेते समय सब के सब साथ होते हैं और सामूहिक निर्णय होते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी जो सोच रहे हो वैसा निर्णय नहीं होता। एक चीज और बताइए, गुजरात की आप बार बार बात कर रहे हैं, आप हार्दिक की और जिग्नेश की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हार्दिक की रैलियों में जो भीड़ आ रही है, आज भी राजकोट में जो रैली की, रूपानी जी का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया जो खूब चर्चा में है आजकल। क्या आपको लगता है कि इस 22-23 साल के लड़के ने बीजेपी को परेशान कर दिया है? देखिए, रूपानी जी का जो वीडियो आया है सामने, वो एक सीट के ऊपर चर्चा का विषय था, वो पूरे गुजरात की चर्चा का विषय नहीं था। दूसरा, ये भी सच है कि इतने लंबे समय से जो पार्टी वहां सत्ता में है, तो जो युवा वर्ग है उसने कांग्रेस को तो झेला ही नहीं है, वो जानता ही नहीं। जिसने पार्टीशन नहीं देखा हो तो वो पार्टीशन के जो कष्ट हो उसको कैसे समझ सकता है? तो बीजेपी को तो देखा है ना उसने, तभी तो हार्दिक के पीछे खड़े हो रहे हैं। कंपैरिजन नहीं है। अब जब कंपैरिजन होता है तभी समझ में आता है कि ये एक व्यक्ति ठीक है या दूसरा व्यक्ति ठीक है। तो ये बात सच है कि जो अभी जो युवा वर्ग है वहां पर, उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देखा है, तो उनके सामने इमीडिएट कंपैरिजन नहीं है कि कांग्रेस को झेलना पड़े तो फिर जीवन में क्या कष्ट आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता है कि जिस तरह का विकास गुजरात के अंदर हुआ है वो अभूतपूर्व है। अब रोजगार की बात करते हैं राहुल गांधी लगातार। रोजगार के जो आंकड़े हैं
वो सीधे सीधे कहते हैं कि पूरे के पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर अगर सबसे कम बेरोजगारी है तो वो गुजरात में है। 1000 में से सिर्फ 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जबकि हिमाचल के अंदर 106 है, केरला के अंदर 125 है। और गुजरात के अंदर भी जो बेरोजगार हैं वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आप देखिए कि बाकी राज्यों से कितना आगे है गुजरात। अच्छा, सब बोलते हैं ये गुजरात मॉडल ठीक नहीं है। अरे गुजरात मॉडल ठीक नहीं है तो वाइब्रेंट गुजरात जो गुजरात ने शुरू करा, आज सबके सब वाइब्रेंट क्यों बनना चाहते हैं? क्यों बुला रहे हैं विदेशों से लोग? जो आइडिया गुजरात ने शुरू करा, आप सबकी सब चोरी कर रहे हैं उसको। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर फीडर जो घर के अंदर बिजली दे रहा है और जो फीडर खेतों में बिजली दे रहा है वो अलग अलग हैं गुजरात में, तो आज पूरा देश क्यों उसको फॉलो करना शुरू कर रहा है? हर जगह आप साबरमती देखिए। मैं तो गुजरात में पढ़ता था बहुत पहले, उस समय जब वहाँ थर्मल प्लांट था तो उसका कोयले का जो कालक होती थी, सुबह सुबह कार के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर परत जम जाती थी। आज जब वहाँ मैं गया इतने सालों बाद, ऐसा लग रहा था जैसे लंदन की थेम्स के ऊपर से हवाई जहाज जा रहा हो। ये किसने करा ये सारा का सारा? हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे करा है। और इस कारण से अभी भी अगर कहीं थोड़ा बहुत आक्रोश भी है तो वो आक्रोश बैठ के दूर होता है। अगर कोई वर्ग अगर अपनी समस्या भी रख रहा है, कोई कम्युनिटी अपनी समस्या रख रही है, तो बैठ के निर्णय होता है। और बैठ के निर्णय करने के अंदर हमारी पार्टी सबसे आगे है। मैं आपको सीधे सीधे बतला देता हूं, इतनी संवेदनशीलता। जीएसटी लागू कर दिया तो ये नहीं कि जीएसटी लागू कर दिया तो अब हम सुनना बंद है, अब हम कोई किसी की बात नहीं सुनेंगे। इतना बड़ा अगर बदलाव लेकर आए हैं तो उसको जिस तरह से मरीज की नब्ज पकड़ के देखा जाता है उस तरह से देख रहे हैं कि कहां किसको क्या जरूरत है और क्या मॉडिफिकेशन चाहिए। और तुरंत स्काइप के ऊपर जब दिक्कत आती है तो पूरा का पूरा जीएसटी काउंसिल स्काइप के ऊपर बैठ के निर्णय लेता है। जीएसटी काउंसिल वो है जिसमें यह तय है कि केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेगी, हर राज्य का वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री जीएसटी के अंदर शामिल है। और ये जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं। वहां पर उनके 5 मुख्यमंत्री हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। जितने निर्णय लिए हुए हैं सारे सर्वसम्मति से लिए हुए हैं। 2 बातें आपके इस लंबे से जवाब से जो मुझे समझ में आई। जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं गुजरात के अंदर, जो 21 साल 22 साल के युवा हैं, उनके अंदर नाराजगी स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को नहीं देखा है। पर यही तो युवा हैं जो पिछली बार नरेंद्र मोदी के साथ होते हैं 14 में और आपको थंपिंग मेजॉरिटी दिलाते हैं लोकसभा में। अगर यही युवा नरेंद्र मोदी से या रूपानी जी से नाराज हैं तो ये बीजेपी की सरकार हिला भी सकते हैं। ये मैंने कहा कि जितने भी युवा हैं वो सभी प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं। आप अभी निर्णय आने दीजिए, कुछ दिनों बाद वोटिंग होने वाली है, ज्यादा लंबे समय भी हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और निर्णय में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से वापस आएगी, फिर से सरकार बनाएगी। और कांग्रेस अभी 5 राज्यों में है, 2 बड़े राज्य हैं, बाकी छोटे राज्य हैं। उन 2 बड़े राज्यों में से भी एक राज्य अभी चुनाव में जाने वाला है, वो भी खिसकने वाला है। जब 18 राज्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में है आज, तो पूरी भारतीय जनता जो है उसकी आबादी का कितना बड़ा वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, ये भी गुजरात देख रहा है। और शुरुआत ही गुजरात ने करी है, देख लेंगे। इसकी शुरुआत ही गुजरात में हुई है। मेरी शुभकामनाएं हैं, देख लेते हैं 18 तारीख को क्या होता है। लेकिन दूसरी बात जो आपने मानी वो ये कि जीएसटी में जब शुरुआत में लागू किया गया तो पूरी तरीके से कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया। कहीं ना कहीं आगे जाके चीजों को रेक्टिफाई करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा। तो क्या ये माना जाए जीएसटी काउंसिल से चूक हुई शुरुआती स्तर पर? देखिए, जब इतना बड़ा फैसला लेते हैं तो उसमें हमेशा मॉडिफिकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये हमारी संवेदनशीलता है सरकार की कि लगातार इसके ऊपर, जिस तरह से मैंने कहा, हाथ नब्ज पे है। जहां जरूरत पड़ती है वहां मॉडिफिकेशन हो रहे हैं और होते रहेंगे आगे भी, चुनाव हो या चुनाव नहीं हो। शुरू करते ही बहुत बड़ी संख्या में पैसा रेवेन्यू जनरेट हुआ। इतना ज्यादा रेवेन्यू एकदम उसकी जरूरत भी नहीं थी, इसलिए तुरंत टैक्स नीचे करे गए। टैक्स पे अभी 100 चीजों के ऊपर टैक्स कम कर दिया गया है। इतने सारी एग्जम्पशन लिमिट्स हो गई हैं। ये इसी कारण से हो रहा है कि हमें अपने जो टैक्स का जो कलेक्शन है उसको ब्रॉडन करना है। हमें किसी एक वर्ग के ऊपर ज्यादा भार नहीं डालना। तो ये तो बहुत संवेदनशीलता से काम हो रहा है। एक चीज जो आपने जवाब नहीं दिया, मैं और फिर एक बात और है जी, कि कम से कम निर्णय कम से कम वो व्यक्ति तो ले रहा है जिसको हम सब ने चुन के भेजा हुआ है। कोई रिमोट कंट्रोल से बाहर से तो निर्णय ले नहीं रहा। तो ये भी तो सच मानिए।
बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, आप सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव हैं, आपके वीडियोस, आपके फेसबुक और ट्वीट्स हम देखते रहते हैं, आप भी फेसबुक पे जाते होंगे। आपने हार्दिक पटेल के देखे हैं? फेसबुक पे जाके चेक किए हैं, उनके लाइव वीडियोस देखे हैं उनकी रैली के? आपको चिंता होती है उसको देख के? जब वो कहते हैं तो हज़ारों हाथ एक साथ उठते हैं, हज़ारों फ़ोन की लाइटें जलती हैं, ये चीज़ें परेशान नहीं कर रही बीजेपी को? देखिए, अगर ट्विटर के ऊपर चुनाव हो रहा होता तो शायद राहुल गांधी की जो बॉट की आर्मी है वो उनको चुनाव जिता देती। तो देखिए, ये जो सोशल मीडिया है, ये इस पे कितने नकली लोग हैं और कितने असली लोग हैं उस पर चर्चा रहने देते हैं। मैंने मैं कहा वीडियो की बात कर रहा हूँ, वीडियो तो लाइव होता है, फेसबुक लाइव जब वो करते हैं हार्दिक पटेल की रैली के, वहाँ बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया हूँ, पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी को इसकी चिंता है? देखिए, जब मैं सर्कस देखने जाता हूं तो वहां पे भी बहुत भीड़ होती है, तो इस बात को हम रहने देते हैं कि किस किस कारण से भीड़ हो रही है। अब मुझे ये बताइए, जिस व्यक्ति का जो लोग हैं जिनको अब कांग्रेस आगे कर रही है, मान लीजिए अगर ये जीतते हैं तो क्या ये आगे पूरे गुजरात की सरकार चलाएंगे? सारे के सारे चेहरा कौन होगा इनका? कौन सरकार के अंदर, कौन इनका अनुभवी है? वहां गुजरात का कौन है व्यक्ति जो कांग्रेस का चेहरा बनेगा? कम से कम हमारी बहुत लोग हैं, शक्ति सिंह गोहिल, भरत सिंह सोलंकी, सिद्धार्थ पटेल, कांग्रेस के पास लीडरशिप है, आप लोग देखते नहीं है। लेकिन आप लोग हार्दिक और जिग्नेश को देखने में व्यस्त हैं। लेकिन नहीं, हम नहीं देख रहे। आप जो सुन रहे हैं इस टेलीकास्ट को, अभी पहली बार सुमित जी ने जो नाम लिए बड़ी मुश्किल से, जो मैंने कुरेद के निकाले, वो उन नामों को वो बोल रहे हैं कि वो लीडर होंगे जिनके नाम ये यहां पर एक एंकर के रूप में भी नहीं ले रहे। जिनके नाम ले रहे हैं उनकी हम बात कर रहे थे, क्या वो आगे आएंगे? तो आप देखिए लीडरशिप का हाल क्या है। आपने नाम भी नहीं लिया उनका, मुझे कुरेद के निकालना पड़ा, तब जाके आपने नाम लिया। इस तरह की सत्ता, इस तरह का शासन नहीं हो सकता। हर युवा और उनके परिवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लीडरशिप के ऊपर कमिटमेंट होना चाहिए, और वो कमिटमेंट आज साफ दिखाई देता है नरेंद्र भाई मोदी के अंदर और अमित भाई के अंदर। लेकिन आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपने मुझसे भी बात निकलवा ली, जैसा कि आप कह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं बगैर कुरेदे आपसे पूछता हूँ, बड़े इत्मीनान से आप सोच समझ के जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री विजय रूपानी होंगे, नितिन पटेल होंगे, या आनंदीबेन पटेल होंगी, या कोई चौथा व्यक्ति होगा? क्या तय किया है पार्टी ने? ये स्पोर्ट्स मंत्री से आप गुजरात के अंदर जो पार्टी जीतेगी उसका मुख्यमंत्री मुझसे पूछ रहे हैं। आप हार्दिक पटेल के बारे में खेल मंत्री नहीं थे। आप मुझसे पूछिए कि अभी हॉकी टीम में कौन कैप्टन बनने वाला है, अभी कबड्डी टीम तो में। आप कैप्टन भी बना रहे हैं? नहीं, उनका तो फेडरेशन से हमारी बातचीत रहती है, तो बात पता कर सकते हैं। देखिए, ये काम तो पार्टी लीडरशिप का है, इसमें मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। एक चीज़ और मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, इसके पहले कि हम सवाल जवाब की तरफ आगे बढ़ें। आपसे पहले यहाँ पर आपने सुना भी हो शायद, अगर आप देख रहे हो, लोकेंद्र सिंह कालवी साहब बैठे हुए थे और पद्मावती को लेकर उन्होंने वही बातें दोहराई जो पिछले इतने दिनों से दोहराते आ रहे हैं। बार बार किशोर मेरे साथी ने पूछने की कोशिश की कि सेंसर बोर्ड है, वो मानने को नहीं तैयार है। ऐसे में क्या इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का पोलराइज करने की कोशिश जो है, क्या भारत देश के लिए भारतीय संविधान में जायज़ है? भारतीय संविधान के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और भारतीय संविधान के अंदर जो कानून का उल्लंघन करेगा वहां पर वो सरकार उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। और भारतीय संविधान के अंदर ही फिल्मों को देखने के लिए एक संगठन बनाया हुआ है, उसका नाम है CBFC। तो CBFC इसके अंदर निर्णय लेगा, और मुझे लगता है CBFC ने बड़ी सोच समझकर उसके अंदर एक्सपर्ट्स को बुलाया है अपनी पैनल के अंदर। जब वो निर्णय लेंगे तो वो निर्णय सोच समझ के ही लेंगे। पर कालवी साहब तो यहाँ कह के गए कि जला देंगे, उसको डब्बे में बंद कर दो, तमाम फिल्में बंद पड़ी हैं। मतलब वो अभी भी नहीं मानने को तैयार है कि सेंसर बोर्ड की वो सुनेंगे। मुझे याद नहीं कि मुझे कब किसी ने डिप्यूट करा हो स्पोक्स पर्सन कालवी साहब। नहीं, आप तो मंत्री के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, आप सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उस नाते मैं पूछ रहा हूँ, कालवी साहब की इन बातों को आप इंडोर्स करते हैं क्या? नहीं, हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखते INB के अंदर, हम सिर्फ CBFC को देखते हैं। तो अगर सेंसर बोर्ड पास कर देगा तो फिल्म लगेगी थिएटर्स में? हाइपोथेटिकल चीज क्यों बात करते हैं? एक बार आज के दिन लेट्स लिव इन द प्रेजेंट।
जब सीबीएफसी काम करेगा, इतना हम यकीन करेंगे कि सीबीएफसी अपना काम सोच समझ के करे। ये तो वही सीबीएफसी है जो आपकी सरकार ने बनाया, ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस का सीबीएफसी है और प्रसून जोशी को कांग्रेस ने अपॉइंट किया हो। मेरा ये कहना है कि कम से कम ये अश्योरेंस तो देश की जनता को मिलना चाहिए इस वक्त में, इस मंच के जरिए, कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जिनके पास ऑटोनोमस बॉडीज जो हैं, जिनके पास संविधान के तहत एक ताकत सौंपी गई है, उनकी एक सैंक्टिटी है। ये क्यों कालवी साहब जैसे लोग और 6 मुख्यमंत्री पहले ही अपने राज्यों में बैन कर दे रहे हैं? देखिए, किसी मुख्यमंत्री ने बैन नहीं करा, ये एक स्पष्ट समझ लीजिए। हर मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि अगर कानून की व्यवस्था अगर हमें अलाउ करेगी या अगर कानून की व्यवस्था को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा, वो जायज़ है अपनी जगह। और संविधान का ये हमारी ताकत है, इस ताकत को हम क्यों बंद करना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी राय देना चाहता है वो दे सकता है। आपके लिए असमंजस है, आप खुद राजस्थान से आते हैं, राजस्थान की कहानी है, कालवी साहब का एक स्टैंड है, आप खुद राजपूत हैं, आपको लगता है कि वो असमंजस का दौर है आपके लिए ये मुद्दा खासकर? आपको लगता है मेरे चेहरे से और मेरे जवाबों से कि मैं असमंजस में हूँ? नहीं, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। अच्छा, मैं कुछ सवाल जवाब ले लेता हूँ। बिल्कुल, पुष्पेश जी हैं, अनुराग ढांडा मेरे साथी हैं। अनुराग, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, और बिल्कुल देखिए विचलित नहीं होते हैं सवालों से, तो कोशिश करते हैं कि कोई एक तीखा सवाल आए इस तरीके का। पुष्पेश जी हैं, पुष्पेश जी क्या पूछना चाहेंगे? राठौर साहब, सवाल तीखा तो नहीं है मगर थोड़ा उलझा हुआ ज़रूर है। आपके दोनों मंत्रालयों से संबंध है। मैं रानी पद्मावती की बात नहीं करना चाहता हूँ, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कानून में और संविधान में सीबीएफसी के पास ये अधिकार है, और यदि राज्य सरकारें ये सोचती हैं कि इससे शांति और सुव्यवस्था का संकट पैदा होगा तो प्रतिबंध लग सकता है। मगर मैं एक व्यापक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या एक तरह का असहिष्णुता का माहौल इस तरह से दबाव पैदा नहीं करता अर्धचेतन में हर आदमी के, कि यदि हम कुछ भी कहेंगे या बोलेंगे तो कोई समुदाय विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष उसे शांति और सुव्यवस्था का प्रश्न बना लेगा, और लोग अपनी संपत्ति, जान और माल के खतरे के कारण प्री सेंसरशिप एक तरह से अख्तियार करने को बाध्य होंगे। एक छोटा सा सवाल इसके साथ जुड़ा दूसरे मंत्रालय वाला है। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो अक्सर इस देश में हमारा चर्चा वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसकी जो व्यवस्था है उस पर लागू होता है। आपने शुरू में बहुत अच्छी बात कही थी कि अगला वर्ष 2018 का भारत के स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हम अक्सर तभी अपनी क्रीड़ाओं को याद करते हैं जब कोई तमगे जीतने का वक्त आता है, और आपका वो रजत पदक अरसे तक लोगों को याद रहेगा। मगर मुझे लगता है कि हम जो एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी नाम का आलेख था, जिसके अनुसार हर व्यक्ति का अधिकार मनोरंजन का था और उसमें गर्व लेने का था खेल कूद के मैदान में, ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में जुड़ती हैं कहीं, कि हम आम आदमी को जब किसी एक दहशत के माहौल में रखते हैं, और जब हम उसके लिए जो मनोरंजन के साधन हैं वो सिर्फ खेल के उन खेलों तक रखते हैं जिनके साथ बड़े पैमाने पर व्यापार, तिजारत, भ्रष्टाचार जुड़ा है। और सर्वोच्च न्यायालय आज तक अपनी बात मनवाने में जो मुश्किल आयोग था असमर्थ रहा है। कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले, टाइम मैगजीन का मैंने कवर देखा, और उस कवर के ऊपर ये शब्द लिखे हुए थे कि द लार्जेस्ट इमोशन ऑन ट्विटर इज एंगर। तो पढ़ के मेरे को ताज्जुब हुआ कि जो चीज मैं देखता हूं तकरीबन हिंदुस्तान के ट्विटर के ऊपर, वो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के अंदर कायम है। आप अपने परिवार के अंदर देखें, हमारे बुजुर्ग, हमारे से बड़े हमेशा ये कहते थे, जो भी कहना है एक बार सोच के बोलिए। देखिए, ट्विटर भी हमारे हाथ में एक तरह से हमारी जुबान है, जो हमारी आवाज को, जितनी हमारी आवाज जाती है उससे कहीं ज्यादा दूर ले जाने की ताकत रखता है। अगर हम सोच के बोलें तो भी ठीक है, और अगर हम सोच के लिखें तो भी ठीक है। और बिना सोचे बोले या बिना सोचे लिखे हमेशा तकरीबन काफी बार गलती होती है, और शायद वो कारण है कि वो गुस्सा झलकता है। ये जो आप कह रहे हैं, जो गुस्सा है, चाहे वो रोड रेज कहिए, सोशल मीडिया के ऊपर कहिए, वो हमारे देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे की पूरी दुनिया के अंदर है। और मुझे लगता है उस लिहाज से इंसानियत के नाते हम सबको आगाह हो जाना चाहिए कि हमें अपने हम जो काम कर रहे हैं वो सोच समझ के करें। खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि एज कंपेयर टू द एंटायर वर्ल्ड, हिंदुस्तान के अंदर
जो आबादी है हमारे मुस्लिम भाइयों की वो बहुत ज्यादा है बाहर के किसी भी देश की। उसके बावजूद आप अगर देखें कि आईसिस के अंदर कितने लोग किस देशों से गए हैं, तो हिंदुस्तान से सबसे कम गए होंगे अगर आप परसेंटेज निकाल लीजिए। ये ताकत भी हिंदुस्तान की है कि अभी भी जो सोसाइटी के अंदर जिस तरह का रहन सहन है वो मिलनसार है। और यही कारण है कि मैं कहता हूं कि इंटॉलरेंस भारत में नहीं है। कुछ जगह आपको दिखेगी, उससे आप पूरे भारत को पेंट मत करिए, हर कम्युनिटी को पेंट मत करिए। आपने दूसरी बात करी खेलों की। देखिए, खेलों के अंदर आपने सही कहा, 2018 में आप देखिएगा, और ये विजन भी प्रधानमंत्री जी का है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ताकत जो हम 2018 में करने वाले हैं ये हमें उन्हीं से मिलती है। और 2018 में हम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स को लॉन्च करेंगे। आज तक बच्चे एनुअल डे पर, स्पोर्ट्स डे होता था, हम सब जाते थे, तालियां बजाते थे, लोग मेडल जीतते थे। वो जो जीतने वाला है उसको कितनी खुशी होती है कि वो बेस्ट है अपने स्कूल के अंदर, और जब स्कूल में बेस्ट है तो फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको खेलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन कोई माता पिता भेजता नहीं है वहां पर। क्यों? देखने वाला कोई नहीं होगा, ध्यान कौन रखेगा, कोई फायदा नहीं है। वहां पे जो जीतता है उसको नेशनल लेवल पे जाना चाहिए। नेशनल लेवल पे तो देखने वाले और भी नहीं है। तो कितना आयरॉनिकल है कि जितना ज्यादा आपका स्तर ऊपर जाता है उतना देखने वाले कम होते जाते हैं। तो इसलिए हम पहली बार जो स्कूल के हीरो हैं, अब उनको हम देश के पर्दे पर हीरो बनाएंगे। लाइव टेलीकास्ट होगा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, और उसको हम एशियन गेम्स के लेवल पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च करके हम वो गेम कराएंगे, ताकि उनमें से हीरो बने और हमारे सामने देश के खेलें। और इस तरह से ब्रॉड बेसिंग होगी ताकि ये लगातार पूरा चलता रहेगा। थैंक यू सो मच कर्नल राज्यवर्धन राठौर इस इनसाइट के लिए। और मेरे ख्याल से इस पर जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि खेलों के लिए खेल मंत्री के तौर पर जो इनिशिएटिव आपने लिया है उसकी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयां। और यहाँ पर वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपको कुछ मिनटों के लिए और रोकना चाहूँगी और स्टेज पर बुलाना चाहूँगी किशोर अजवानी को कि वो हमारे खास मेहमान को एक भेंट दें। शुक्रिया राज्यवर्धन जी, शुक्रिया सुमित।